मौर्य काल का सैन्य प्रशासन कैसा था। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मौर्य वंश, मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जिस मौर्य वंश की स्थापना करता है, तो स्थापना करने के बाद से सैनिक व्यवस्था उसकी कैसी थी, किस तरीके से वो पूरे राज्य पे नियंत्रण रखता था, और किसी दूसरे देश से युद्ध हो तो सैनिकों का कौन सा टोली उसका जाता था, कैसे वो व्यवस्था माने प्रबंध करता था, ये सब पढ़ेंगे हम लोग सैन्य प्रशासन में। तो सैन्य प्रशासन में जो सर्वोच्च होता था, माने वो सेनापति भी हो सकता था, वो था राजा। माने राजा चाहता तो अपना सेनापति नियुक्त करता था, या राजा स्वयं भी सेनापति का काम करता था, तो वो राजा है। और इसके नीचे डिफेंस से जुड़े कई मंत्री या तीर्थ, और उसमें से कौन कौन है, तो पहला है सेनापति। तो सेनापति का काम क्या था, इस सैन्य अधिकरण, भर्ती, राशन, अस्त्र शस्त्र प्रबंध, ये सब देखभाल कौन करता था, सेनापति। सेनापति का काम था कि किस सेना का भर्ती करना है, किसको राशन प्रदाय देना है, किसको अस्त्र शस्त्र क्या प्रबंध कराना है, किसी सेना को किसी चीज़ की कमी तो नहीं रह गई, वो सब देखना किसका काम था, सेनापति का। दूसरा था नायक, सैन्य संचालन मंत्री, माने युद्ध के समय भूमिका निभाना। जब कभी सैन्य संचालन होता था तो सेनापति बोलता था कि उत्तर दिशा का सैन्य संचालन ये नायक करेंगे, दक्षिण से इधर से ये जाएंगे, पूरब से ये जाएंगे, और मान लो कालके को घेरना हो तो कैसे प्रबंध बाहुबली में किया गया है, उसी तरीके से इसमें वो जो अलग अलग टोलियों में बांटकर जिसको हेड बनाता था उसको क्या बोलते थे, नायक। अगला था दुर्गपाल, आंतरिक सुरक्षा अधिकरण मंत्री। जैसे समझो कि एक तो युद्ध में जाने पर होता था, एक होता था आंतरिक सुरक्षा, राज्य के अंदर ही है, राज्य के अंदर सुरक्षा ठीक से रहे, कोई चोरी न करे, डकैती न करे, ये सब देखभाल जो करना है उसे हम क्या कहेंगे, दुर्गपाल कहते हैं। नेक्स्ट अंत्यपाल, सीमांत क्षेत्र से संबंधित अधिकरण का मंत्री, जो तीर्थ माने होता था, मंत्री को तीर्थ कहा जाता था, वो अंत्यपाल। अंत्यपाल का काम था कि हमारे देश की बाउंड्री सीमा जहाँ पे है, उस बाउंड्री सीमा की देखभाल कौन करता था, अंत्यपाल। जैसे आज बीएसएफ कैसे करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह, वैसे उसका काम था। अगला था दंडपाल। तो दंडपाल क्या करता था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अधिकरण मंत्री था। माने सामान्य तौर पे गांव में, शहरों में, यहाँ कोई व्यक्ति चोरी डकैती करता है तो वो उसका पूरा देखभाल जो करता है, जो सामान्य रूप से उनको दंड भी देता है अगर कोई गलत काम करता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, दंडपाल। इस तरीके से मौर्य ने ही सबसे पहले अस्थाई सेना की। भारतीय इतिहास की जब बात हम करेंगे तो सबसे पहले अस्थाई सेना देने का काम किसने किया, मौर्यों ने किया है। स्रोत है यूनानी रोमन साहित्य, प्लिनी की रचना है, और उसमें बताया कि मौर्य 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना, 9,000 हस्ती सेना और 2,000 रथ रखे थे। प्लिनी ने बताया, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री याद है तुम लोगों को, उसकी रचना किया, उसी में उसने बताया था कि मौर्यों के पास पैदल सेना कितने थे, 6 लाख। उसके बाद घुड़सवार 30,000, हाथी की कितने थे, 9,000 और 2,000 रथ थे। प्लूटार्क ने कहा था कि सेल्यूकस से लड़ने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना लेकर माने पूरे देश को रौंदने चल पड़ा। माने समझ लो, इसे याद रखेंगे, कई बार पूछता है ये कि सेल्यूकस से लड़ने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध साम्राज्य को धीरे धीरे समझो कि एक एक करके 16 महाजनपद को ये 6 लाख सेना लेकर जब रौंद दिया चारों तरफ, तब भारत का अखिल भारतीय साम्राज्य उसने कायम किया। ये किसने कहा था, प्लूटार्क ने कहा था। इसे मुख्य तौर पे याद रखेंगे हम लोग। स्पष्ट है कि मौर्य के पास चतुरंगी सेना थी। चतुरंगी सेना किससे कहते हैं बच्चे, 4 प्रकार की व्यवस्था जिस सेना में हो, कौन, पैदल, अश्व, हस्ती माने हाथी और रथ, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, चतुरंगी सेना भी बोलते हैं। मौर्य सेना में भर्ती होने के लिए वर्ण भेद नहीं है, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जहाँ जाति प्रथा नहीं थी, वैदिक काल के ऋग वैदिक काल में, वैदिक काल के 2 हिस्से में बांटते हैं हम लोग, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं थी, लेकिन 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जैसे ही ये स्टेटमेंट आया कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण का
पूजा से क्षत्रिय का, जांग से वैश्य का और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई, वह उत्तर वैदिक काल में आते आते जाति प्रथा में विभक्त हो गया। महाजनपद काल में कई जातियां विभक्त हो गई, लेकिन उसी महाजनपद काल के समापन पर जब मौर्य काल आता है तो वो सेना में भर्ती के लिए जाति पाति नहीं रखता है, वह वर्ण भेद नहीं रखता है बच्चे। तो कौटिल्य तो अर्थशास्त्र में बताते हैं कि चारों वर्ण का तुलनात्मक उल्लेख भी करता है। इसमें क्षत्रिय एंड शूद्र आक्रामक है, बताता है कि क्षत्रिय और शूद्र जो है आक्रामक है, ब्राह्मण क्षमाशील है, वैश्य की रुचि युद्ध के विपरीत है, फिर भी चारों वर्ण संकेत में है। माने चारों वर्ण की बातें वो करके बता देता है। युद्ध के मैदान में क्षत्रिय तो एकदम मरने कटने के लिए तैयार हो जाता है बच्चे, वो शुरू से लेकर उस समय से लेकर और अभी तक। और शूद्र जातियाँ जो होती है, चढ़ा दो तो आसमान पे चढ़ जाएगी वो, आप फिर वहाँ से गिरेगी, नाक पकड़ के रोएगी। तो इस प्रकार की ये ऐसी जातियाँ हैं कि इन जातियों को शुरू से लेकर आज तक जितने भी हैं, इनको चढ़ाकर कोई भी काम करवाया जा सकता है। आ रहा समझ में जी? इतिहास बताता है, मैं नहीं बता रहा हूँ बच्चे, ठीक है। और ब्राह्मण तो ऐसा है कि मार देगा, काट देगा, और सामने आएगा वो क्षमा मांगने लगे तो ब्राह्मण उसको क्षमा भी कर देता है, इसलिए वो क्षमाशील भी जाती है। और इसमें से जो वैश्य वर्ण के जो है, उनको तो भाई कहीं बिजनेस का नुकसान न हो जाए मेरा, वो उसी फेरे में पड़े रहते हैं कि हमारा रुपया पैसा का नुकसान न हो। इस तरीके से अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सेना के कई प्रकार थे। पहला था मौल बल, दूसरा भूतक बल, तीसरा आट्विक बल और चौथा श्रेणी बल। मौल बल क्या होता था बच्चे? मूल सेना या मूल वंश से मिला विरासत में अस्थाई सेना होती थी। माने एक राजा को दूसरे राजा से, माने पिता से अस्थाई रूप से जो सेना मिल जाती थी, उसी को हम क्या बोलते थे? मौल बल। दूसरा होता है भूतक बल, किराए की सेना, आवश्यकता पड़ने पर ली गई सेना, ये अस्थाई होते थे। जैसे होता था क्या कि सभी लोग अपने यहाँ अपनी अपनी, कोई भी मान लो कि घोड़ा रख लिया, तलवार अस्त्र तैयार करके पीठ पर रख दिया, युद्ध जब होता था तो बोलिए चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, युद्ध में जीतेंगे तो आधा माल तुम्हारा रहेगा, आधा महाराज का रहेगा। अब वो एकदम निकलते थे, चल लूट के लाते हैं हम लोग, और वो जाते थे खूब लूटते थे कि आधा तो हम लेकर जाएंगे, आधा ही हम महाराज को देंगे। तो वो अस्थाई सेना होता था जिसको किराए पे लिया जाता था, और नहीं तो उसे बोल दिया चलो इतना रुपया तुम्हें देंगे प्रतिदिन युद्ध में जितने दिन रहोगे। हाँ, तो इस तरीके से कह सकते हैं तुम। अगला था इसमें आट्विक बल, जनजातीय सेना, जो केंद्रीकरण सत्ता का विरोधी थे। जो जनजातीय सेना जंगलों में या अगल बगल में ऐसी छोटी जनजातियाँ जो होती थी, वे अपनी ताकत को मजबूत करके रखते थे, इनको भी समझो कि सेना में शामिल कर लिया जाता था, उसे कहा जाता था आट्विक बल। और चौथा था श्रेणी बल, आर्थिक संगठनों के पास मौजूद सेना। माने जो भी आर्थिक संगठन थे वो अपने पास अपना बॉडीगार्ड बना के रखे रहते थे, युद्ध पड़ने पर उनसे कहा जाता था अब अपने बॉडीगार्डों को भेज दीजिए और आप जो कहिए हम लोग पैसा आपको देते हैं। तो इस तरीके से वो लेकर जाते थे। तो मौर्य ने दुर्ग निर्माण पर भी ध्यान दिया। अब फिर आगे पढ़ेंगे दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है कि बाउंड्री, कोई दूसरा राजा आक्रमण करे तो डायरेक्ट घर में ना घुस जाए। इसीलिए समझ लो बाहुबली पिक्चर देखे हो कि नहीं, उसमें देखो किस तरह समुद्र के किनारे चारों तरफ पहले बाउंड्री मारी जाती है ना, तो उसी को हम दुर्ग बोलते हैं। कौटिल्य कई प्रकार का दुर्ग बताता है, कई प्रकार का दुर्ग है। पहला दुर्ग कौन सा है? मही दुर्ग, स्थल भूमि पर बनाया गया दुर्ग को क्या बोलते हैं? मही दुर्ग। दूसरा धानवा दुर्ग, मरुस्थल क्षेत्रों में बनाए गए दुर्ग को धानवन दुर्ग कहते हैं। तीसरा है गिरि दुर्ग, पर्वत पर बनाया गया दुर्ग क्या कहलाता है? गिरि दुर्ग। जल दुर्ग, समुद्र माने नदी के किनारे बनाए गए दुर्ग को जल दुर्ग कहते हैं। और अगला है वन दुर्ग, जंगल में बनाया गया दुर्ग को हम वन दुर्ग कहते हैं। समस्त दुर्ग दुर्गपाल के नियंत्रण में रहता था। माने प्रत्येक दुर्ग क्या किया जाता था? सीटाडेल एरिया होता है बच्चे। जैसे गाँव में कोई व्यक्ति जो धनार हो जाता है अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री मार देता है। बाउंड्री मारने से कम सुरक्षा होती है। कुत्ता, भेड़, बिल्ली, सियार ये सब तो नहीं ना आते हैं जी। उस समय मजबूत दुर्ग बनाया जाता था कि कोई बाहरी आक्रमण करे तो डायरेक्ट घर में ना घुसे, उससे दुर्ग ही ना टूटे। और दुर्ग जब तक तोड़ेगा तब तक हम ऊपर से कोई चीज़ उसको मारेंगे, वहाँ से उसको करते नहीं, पूरे राज्य की बाउंड्री नहीं। राजा का जहाँ जहाँ समझो कि आसन होता था वहाँ पे ये सब कराया जाता था, ठीक है ना।
हाँ, जितनी राजधानी है, राजधानी में भी पूरा समझो कि जहाँ से बाउंड्री शुरुआत हो जाएगी वहाँ से कर दिया जाता था। जैसे चारों तरफ से ऐसे बना दिया जाता था कि कोई भी राज्य अपना रहे, उसके चारों तरफ नदी या बड़ा सा नहर की तरह उसको फैला दिया जाता है, डायरेक्ट कोई ना आए, और उसके ऊपर से बाउंड्री भी मार दी जाती थी कि जल्दी कोई। तो ये बाद में चलकर ये सब होगा। शुरुआती दौर में समझो कि राजा जहाँ रहेगा ना, उसी के चारों तरफ पे बाउंड्री मारेगी। हाँ, तो अब राजा वहाँ पर भी तो जाते हैं ना, या मान लो कि चारों तरफ युद्ध जब होता था तो चारों तरफ से लोग आते थे, कोई उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, कोई पानी के मार्ग से आने की कोशिश करता था, कोई सोचता था जंगलों के मार्ग से ही हम लोग चले आए। तो चारों तरफ ये दुर्ग बनाकर सुरक्षित अपनी सेना वहाँ रखी जाती थी कि तुम जंगल में हो, वहाँ सुरक्षा कर रहे हो, डायरेक्ट आके कोई तुम्हें मार दे, तो उससे बचने के लिए सब किया जाता था। जल का जो दुर्ग है वो जल में नहीं बनता है, समुद्र या नदी के किनारे पे दुर्ग बनता है बच्चे। कटप्पा का देखा हो तो, बाहुबली देखा है, भल्लाल देव जो दुर्ग बनाया है, देखना जब बाहुबली जब अपनी पत्नी को लेकर आता है तो समुद्री हिस्से से कैसे प्रवेश करता है, देख रहे हो ना। समुद्र किनारे लोग इसलिए बनाते थे, यमुना के पास में तुम चले जाओ, जैसे ताजमहल देखने जाओगे आगरे का या दिल्ली का, देखो उसे यमुना नदी के किनारे बनाया जाता था, ठीक है ना। सब नदी किनारे इसलिए बनाते थे कि नदी को पार करके कोई हमारे देश में जल्दी ना घुसे, ठीक है। अब आगे है कि मौर्य सैन्य व्यवस्था में नौसेना थी कि नहीं, यह ठोस दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। कौटिल्य एवं विशाखदत्त कहते हैं कि नौसेना का संकेतात्मक प्रमाण माने देते हैं, ये संकेतात्मक रूप से बोलते हैं कि नौसेना उस समय थी, लेकिन स्पष्ट प्रमाण इसका नहीं है। टॉलमी वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहता है कि मौर्यों के पास बेहतर नौसेना थी, जहाज रानी पर उनका एकाधिकार माने मोनोपॉली थी। तो इस तरीके से कोई टॉलमी है, अर्थशास्त्र का कौटिल्य है, मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त है, ये सब इसमें बताते हैं कि सांकेतिक रूप से कि नौसेना थी। और मौर्य सेना की इसमें लिमिटेशन जो था वह क्या था, किस प्रकार के थे, ये सभी हम जानेंगे। तो इस तरीके से इसमें देखिए मौर्यों के चारों विंग में अभी संतुलन नहीं है, उसकी एक संतुलन माने उसकी मौर्य सेना की लिमिटेशन, उसकी सीमांकन क्या है, माने उसकी कमियां क्या है, समझ में आ रहा है ना जी। तो मौर्य के चारों विंग में अभी संतुलन नहीं है। अश्व सेना बेहद कमज़ोर है, अच्छे घोड़े का आयात अरब क्षेत्र से भी मंगाते हैं, कुछ घोड़े नॉर्थ वेस्ट के कम्बोज क्षेत्र से भी मंगाए जाते थे जो बेहतर नहीं थे। मान अरब क्षेत्र से कुछ घोड़े मंगाए जाते थे, उसमें सबसे कमज़ोर पक्ष क्या था हम लोगों का, माने भारतीयों में मौर्य वंश का अश्व सेना उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। दूसरा, हाथी उपलब्धता बेहतर है, कलिंग क्षेत्र एवं अंग क्षेत्र बिहार से हाथी मंगाए जाते हैं, आ रहा समझ में ना, कलिंग से मंगाए जाएंगे। तीसरा, पैदल सेना में सैनिक एवं असैनिक दोनों हैं, तलवार चलाने वाला शमशेरबाज या तलवारबाज कहलाता है। माने इसमें भी ठीक ठाक नहीं है बच्चे। अब मान लो कि युद्ध जब लग जाता है तो जो पहले से ट्रेंड है तलवारबाज है वो जाएगा तो दो चार को मारेगा तब मरेगा, और जो ट्रेंड नहीं है वो तो इधर लेगा तलवार, किसको मारे पता चल पीछे से कोई घूम देगा उसको, तो इस तरीके से वो मरेगा भी बहुत ज़्यादा, समझ में आएगा ना जी। लेकिन राजा सेना ज़्यादा लेकर इसलिए जाते थे, हो सकता है सामने वाला डर के मारे मेरे सामने हथियार रख दे। गांव में हर युगों में ऐसे होता है, जब भी युद्ध हो जाए बच्चे, तुम लोग सेना जिस घर में ज़्यादा अगर आबादी है ना, वो जब एक साथ निकलेंगे 20 ठो, एक घर में 4 है तो वो डर जाएगा, बाप रे 20 आ रहा है मारेगा बड़ा, आ रहा समझ में ना। तो नेक्स्ट इसमें से उत्तम प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं थी, वेतन नगद मिलता है लेकिन सैनिकों को प्रमोशन की सुविधा नहीं है, तो प्रमोशन ठीक से नहीं मिल पाता है। तो ये इसकी सीमांकन जो उसकी कमियां हैं बच्चे। तो इस तरीके से हमारा ये हिस्सा भी कंप्लीट होता है कि मौर्य काल में सैन्य प्रशासन कैसा था। अब तो समझ में आ गया बच्चों, तो इसको देख लो। अब इसके बाद के अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे गुप्तचर व्यवस्था।